अगेन मतलब वही वाली बात है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर कोई चीज़ है और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स है तो हम उसको ज़्यादा प्रेफर कैसे दिखाते हैं, क्या हम उनके कलर बदल देते हैं, क्या हम उनको थोड़ा टॉप पे दिखाते हैं, तो हमसे लोगों से कहते हैं कि जो सस्टेनेबल फ्रेंडली प्रोडक्ट होगी ज़्यादा तो ऊपर दिखेगी, जो ज़्यादा खराब होगी वो नीचे दिखेगी। जैसे वेबसाइट्स रैंक करते हुए जो फ्लाइट्स हैं उसको रैंक प्राइस के हिसाब से भी कर रहे होते हैं और समटाइम रैंक कर रहे होते हैं कि CO2 की इमिशन कितनी ज़्यादा और कितनी कम है। अब अगेन हम इंटरमीडिएरी भी सोच सकते हैं और हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में जाहिर है इंपैक्ट थोड़ा ज्यादा है। इंटरमीडिएरी में तो आपका सिर्फ इंटरनेट लगा, सप्लाई किसी और ने किया, खरीदा किसी और ने। तो इस वक्त हम दोनों स्कोप को देख रहे हैं, यानी कि अगर हम यहाँ आएंगे तो मैं ई कॉमर्स को दो पोर्शन में वो कहूंगा कि ई कॉमर्स यहाँ आप एक बिजनेस है जो अपनी प्रोडक्ट को ई कॉमर्स से दे रहे हैं डायरेक्ट, और दूसरा आप एक इंटरमीडिएरी हैं, आप एक मिडल मैन है, लोग आपके प्लेटफॉर्म पे आके अपनी अपनी प्रोडक्ट रख रहे हैं और कहीं और से कोई खरीद रहा है और कहीं और से कोई प्रोडक्ट रख रहा है, जैसे दराज वगैरह। इसमें भी फिर आगे दो चीजें होती है, B2B और B2C, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो सम टाइम क्या होता है, कुछ ऐसे इंटरमीडिएरी होते हैं जो बिजनेसेस को बिजनेस प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं और आम जनता वहां पे नहीं आ रही होती। और जो B2C है, अभी दराज शराज वगैरह, इसमें कंज्यूमर उठ के वहां पे चीजें बाय कर रहा होता है। तो ये दोनों तरह के स्कोप को हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। तो आप किसी भी डायमेंशन में अगर जवाब देना चाहें तो जवाब दे सकते हैं। सर्वर इन एनी केस यूज होगा, मैं अपनी प्रोडक्ट दे रहा हूं तो भी, और मैं अगर इंटरमीडिएरी हूं तो भी जो मेरा प्लेटफॉर्म है वो सर्वर बेस्ड है। तो फिर सर्वर की सारी वो वाली बातें, जैसे सर्वर आएगा आपने फौरन से पानी वाली बातें करना शुरू कर देनी है, बिजली वाली बातें शुरू कर देनी है। कस्टमर का फाइनेंशियल डाटा कितना सिक्योर होगा, ये चीजें भी। पर्सनल भी, कस्टमर ने तो भाई कस्टमर की प्रेफरेंसेस का पूरा चार्ट है हमारे पास। कौन किस किस्म के पर्स खरीद रहा है, कौन किस किस्म की जूते खरीद रहा है, कौन किस किस्म, इवन घर बैठे अगर कोई दवाई मंगवा रहा है तो कौन सी दवाई की वो ज्यादा रेपिटेशन कर रहा है। बड़ी सेंसिटिव चीज है। इन्होंने कहा कि हम कई दफा इस तरह से भी कर सकते हैं, हम फिर लोगों को बताएं कि हमने लोगों को अलग अलग जगह से सोर्सिंग दी या लोगों को कुछ रीजनल ऑफिसेज दे दिए जहां सामान पड़ा हो। तो फिर दराज कई दफा क्या करता है कि रादर देन कि हम आपको फलाना फलाना जगह डिलीवर करेंगे, आप हमारे फलाना ऑफिस तक फिजिकली आ जाएं, अगर आपके घर पहुंचाएंगे वो वर्सेज अगर आप हमारे कलेक्शन पॉइंट से कलेक्ट कर लेंगे आपको 60-70 रुपए का फायदा हो जाएगा। उससे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी ट्रैवलिंग और वो सारी चीजें बचाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की अगर कोई हरकत कर रहे हैं तो अच्छा है वो भी बता दी जाए। लीगल रेगुलेटरी चैलेंजेस क्या हैं, वो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस कैसे काम करेंगे, अगर कोई कार्ड से पे करेगा तो फिर एक पूरा और मैकेनिज्म आ जाएगा, कैप्चा होना चाहिए, फिर लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है, जो उनके कार्ड्स हैं वो महफूज होने चाहिए, फिर पेमेंट गेटवे होना चाहिए, वो गवर्नमेंट से रजिस्टर होना चाहिए। तो इस तरह की, अब जैसे हम लोग बच्चा आके हमारे वेबसाइट पे आके परचेज वो कंटेंट वगैरह ले भी ले तो भी परचेज हमने मैनुअल रखी हुई है, क्योंकि उधर जिस लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़ती है हमें लगता है कि हम अगर उस तरह की सिक्योरिटी ना दे पाए तो किसी की भी ट्रांजैक्शन, किसी का भी डाटा लीक हो गया तो उसका लाखों की डस्ट पड़ जाएगी। तो हमने उसमें एक मैनुअल इंसान बीच में ऐड कर दिया कि तुम ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो या तुम जो है वो फिजिकल ट्रांसफर कर दो और उसके बाद उसकी रसीद हमें दे दो, हम रसीद को बैकएंड से खुद ही से रिकंसाइल कर लेंगे। लेकिन शायद सबसे आसान ये है कि वहां कार्ड की वो फिगर डाले और फौरन से पोस्ट परचेज हो जाए, बट उधर हमें थोड़ा डर लगता है और हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं कि नहीं, उसके लिए जिस लेवल की सिक्योरिटी चाहिए हमारी प्रोडक्ट पहले ही उतनी ज्यादा वो मार्जिन नहीं रखती, तो वो सिक्योरिटी देने के लिए फिर उसके चार्जेस कई दफा वो प्लेटफॉर्म काट लेता है। तो पता लगता है कि 2.5%, 1%, 2% और डिपेंडिंग अपॉन वो उतने ले जाते हैं। वेबसाइट के डाउन टाइम के मसले, हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई लीगल प्रोडक्ट तो नहीं हो, इसका मतलब है लोगों का हमारे पास प्रोडक्ट रखते वक्त हमें उसको देखना होगा, उसे समझना होगा। भाई को कुछ बहुत जोर आइडिया है। इंडिया के प्रोडक्ट्स बैन हो गए थे दराज पर, रिटर्न पॉलिसी क्या कहते हैं कि आप इंडियन प्रोडक्ट्स की वजह से काफी चीजें वो कहते हैं दराज पर रिमूव हो गई थी। ठीक है, उन्होंने कहा पिछले दोनों इंडियन बहुत सारी प्रोडक्ट्स थी जो दराज से रिमूव हो गई थी। अब कोई गमो गुस्सा भी हो सकता है, अचानक से इसराइली प्रोडक्ट बाइकआउट हो सकती हैं, दुश्मन इंडिया की प्रोडक्ट बाइकआउट हो सकती हैं, अफगानी प्रोडक्ट्स बाइकआउट हो सकती हैं। तो हमने दोस्त छोड़ा कौन सा है जी? ईरान, चाइना और थोड़ा सा सऊदी अरब। हाँ सर, कितना फ्रेंडली है कि किसी वेंडर को एंटर होने में कितनी आसानी और फ्लेक्सिबल होने में? हमारे पास एंटर होने की क्या वो है, हमारे पास वो यानी कि कमिंग और गोइंग बैक ऑफ कस्टमर और सप्लायर कितना अच्छा है, किस तरह से हम अपनी सर्विसेज ई कॉमर्स के थ्रू जो दे रहे हैं कितने एथिकल, हमारी एडवर्टाइजमेंट कैसी है, हम लोगों का डाटा कितना यूज कर रहे हैं। ई कॉमर्स की वेबसाइट के पास इतना कीमती डाटा है कि हर कोई खरीदार है उसका। मेटा सबसे अच्छा रेट देगा कि मुझे बताओ कि जूता खरीदने वाले ने पर्स क्यों खरीदा, क्यों खरीदा होगा? जूता अपने लिए खरीदा होगा, तो घर जब जूता पहुंचा तो नानी कहेगी मेरा तो कुछ नहीं हुआ है, तो अपना तो हो सकता है जूते और पर्स के दरमियान ऐसा रिलेशन हो कि जैसे ही कोई गूगल पे जूता परचेज करे उसे पर्स की ऐड नजर आना शुरू हो जाए। इजी ले रहे हैं आप, पता नहीं आपके सामने जिक्र हुआ है नहीं हुआ, बाहर के एक बिजनेस ने एक स्टडी कंडक्ट की और एक दुकान जो कि वाइन बेचती थी उन्होंने पेम्पर बेचने शुरू कर दिया और उनके पेम्पर की सेल बहुत तेज हुई। इतनी किसी सुपर स्टोर की पेम्पर की सेल नहीं होती थी जितनी उस वाइन वाली कंपनी जो लोगों को शराबें बेचती थी बाहर थी, उनकी सबसे ज्यादा सेल थी पेम्पर्स की। अब इतना जबरदस्त लिंक उन्होंने आइडेंटिफाई किया कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न्स को देख के। उनको हुआ ये कि वाइन पीने के लिए या बार में लोग आते हैं शाम रात के वक्त, और शाम रात के वक्त उन्हें अपने घर से निकलना पड़ता है। जब घर से निकलते हैं और घर वालों को बताते हैं कि हम तो शराब के अड्डे पे जा रहे हैं, तो खरी खरी सुनते भी हैं। फिर घर वाले कहते हैं कितने पैसे आ रहे हैं तो हमें दे दो, घर की मुरम्मत होने वाली है, फलाना होने वाला, फलाना होने वाला। तो उन्होंने ये सोचा कि इन लोगों के पास कोई बहाना होना चाहिए घर से निकलने का, उन्होंने पैम्पर्स रखने शुरू कर दिए। अच्छा, पैम्पर एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि फौरी बाय करनी पड़ती है। मर्द हज़रात सेफ्टी स्टॉक पे बिलीव रखते हैं, वो एक चीज़ खत्म होने वाली है ना और आखिरी 3-4 रह गए हैं, तो उस वक्त नई बाइंग के डिसीजन की तरफ चल पड़ेंगे। खवातीन इस फिनोमेना पे यकीन नहीं रखती,
तो रात 11 बजे बच्चे को पैम्पर करते हुए खातून ने अचानक से मर्द को कह देना है ये आखिरी पैम्पर था। सुबह 5 बजे क्या गुजरती है बच्चे के साथ और हमारे साथ, वो तुम्हारा कसूर क्योंकि तुम पैम्पर नहीं लेके आ रहे। तो वो रात 11 बजे उस मर्द को उठ के जाके पैम्पर खरीदना होगा। तो पैम्पर वॉज अ थिंग जो कि अक्सर लोग घबरा के रात में बाय करने निकलते थे और शराब पीने भी रात में निकलते थे। तो उसने इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया कि उसने अपने पास वो पैम्पर रखने शुरू कर दिए कि अब लोगों को एक लेजिटिमेट बना, जिसने भी पैम्पर लेने के लिए घर से निकलना है ना, वो शराब जरूर पी के जाए। शराब की सेल भी बढ़ा ली और सुपर स्टोर पूरे दिन में उतनी सेल नहीं कर पाते थे जितना कि रात का शराब खाना पैम्पर बेच लेता था। तो अगर आप देखें तो ये सिगरेट वालों ने छोटी छोटी सी पता नहीं क्या क्या चीजें रखी हुई होती हैं कि कस्टमर जब यहाँ आएगा तो यहाँ आगे कोई छोटी चुटपुट चीज ले जाएगा, छोटा सा ग्रोसरी स्टोर बना देते हैं इतने से खोखे को। तो ये तो हो गई फिजिकल दुनिया। तो सोचें ऑनलाइन दुनिया, ऑनलाइन दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों कस्टमर्स का डाटा, उनकी बाइंग प्रेफरेंसेस, वो किस प्रोडक्ट पे कितनी देर रुकते हैं, क्लिक करने के बाद परचेज तक जाते हैं या नहीं जाते, तस्वीरों को कितनी दफा देखते हैं, जो एक प्रोडक्ट खरीदता है वो रिपीट बाइंग कितने से बात करता है, उसी प्रोडक्ट को दोबारा कब खरीदता है, किस तरह के कंज्यूमर की क्या प्रेफरेंसेस हैं, उसके क्या पैटर्न्स हैं, ये सारे वो पैटर्न्स हैं जो अगर फेसबुक को पता लग जाए तो फेसबुक किसी और कंपनी का ऐड इतना खूबसूरत चलाएगा कि बड़ी जल्दी उनको सेल्स मिलना शुरू हो जाएंगे और वो फेसबुक को अगली दफा और पैसे देंगे कि तुमने बड़ी कमाल मेरी सेल्स करवा दी। तो ये ई कॉमर्स वाली वेबसाइट्स पे तो इतना डाटा पड़ा हुआ है और दुनिया को असल में क्या चाहिए, पैसा, और बाइंग सेलिंग में हमेशा पैसा इन्वॉल्व है। तो ये जो पैटर्न्स देंगे, इनके पास जो डाटा है, इनको तो लीक करने की बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो ये खामोशी से अपने कस्टमर को उसके साथ शुरू के एग्रीमेंट बता देंगे कि तुम्हारा जो डाटा होता है वो मार्केटिंग पर्पसेस के लिए शेयर करते हैं और कस्टमर ने उसे भी एग्री किया होगा। तो यस, यहाँ डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ के डाटा की सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। और एक कस्टमर चाहता है कि मैंने अगर बाइंग की है तो ऐसा ना हो कि तुम 15,000 वेबसाइटों को मेरा एड्रेस दे दो कि यार ये बाय करता है, ये बड़ा अच्छा आदमी है। ये तो हो गई ओवरऑल डिस्कशन। डायमेंशंस लेके आते हैं, 5 अदर डायमेंशंस। डायमेंशन यानी कि डिस्क्लोजर टॉपिक्स, और हर डिस्क्लोजर टॉपिक के अंदर अलग अलग मैट्रिसेस। हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और इनकी एनर्जी और वाटर मैनेजमेंट, अगेन इनको अपने सर्वर्स के लिए क्या हार्डवेयर सेटअप चाहिए होगा, इनकी एनर्जी मैनेजमेंट और अगेन वाटर मैनेजमेंट। अब हमें वाटर का लिंक भी समझ आता है। डाटा प्राइवेसी और एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं, मैंने सीधी लंबी तकरीर की कि आपको एडवर्टाइजमेंट और इसका ई कॉमर्स वालों का ताल्लुक समझ आ जाए। ये जो हम कहते हैं ना कि गूगल हमारी बातें सुन रहा होता है और उसके बाद हमें वो ऐड नजर आने शुरू हो जाते हैं, तो बेसिकली ये सारे हमारे डाटा बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और खासतौर पर ई कॉमर्स की वेबसाइट का डाटा तो जन्नत है सबके लिए। हर बिजनेस को ये डाटा मिल गया तो उसकी तो गेम बड़ी जबरदस्त हो जानी है। यानी फॉर एग्जाम्पल टू मी, अगर फर्स्ट करें ऑनलाइन दुनिया में बाइंग हो रही है तो मेरे लिए वो 5,000 बच्चे जिन्होंने पीआरसी शुरू किया था पिछले साल जून में, इंतहाई अहम है। तो अगर उन्होंने 4 कॉलेजों में ये शुरू किया था और 4 कॉलेज ने किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की वेबसाइट पे डाला था, और मैं अगर किसी वेबसाइट से कहूं कि मुझे इन 5,000 बच्चों को पैगाम भेजना है तो मैं उसके लिए 15 लाख रुपए खर्च कर लूंगा। कितना अहम डाटा है जी। अब अगेन प्रॉब्लम यही है कि इसमें स्टैंडर्डाइजेशन और वो सारा कुछ आ जाता है, लेकिन मेरे पास अगर 50 लाख हो मार्केटिंग के लिए तो भी मैं पूरे पाकिस्तान के 5,000 पीआरसी के रेलेवेंट बच्चे जो कैफ में जाने लगे हैं नहीं आइडेंटिफाई कर सकता। तो अगर कोई वेबसाइट मेरे से 15 लाख लेके उन सारे बच्चों को मेरा ऐड दिखा दे और उनमें से 2,000 बच्चे मेरे पास आ जाएं और हर बच्चा 3 पेपर ले तो 6,000 पेपर हो गए। एक पेपर पे फॉर एग्जाम्पल 3,000 रुपए की बचत हो फॉर एग्जाम्पल, तो 6,000 बच्चे इंटू 3,000, 18 मिलियन, 1 करोड़ 80 लाख। कितना खर्चा करने में? 15 लाख। तो क्यों नहीं करेंगे? तो डाटा इतनी कीमती चीज होता है कि हर बिजनेस प्यासा है डाटे का। तो डाटा जिन सर्वर्स पे पड़ा हुआ है वो ऐसे में 1-2 ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म है जो कि 5-6 कॉलेजेस को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एक ही वो प्रोवाइडर है, 5-6 कॉलेजेस को डाटा प्रोवाइड करता है और वो सारा रिकॉर्ड उसके पास होता है। उसके बाद वो रिकॉर्ड लेके मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करता है कि खरीदना है किसी ने। हम हमेशा एथिक्स से मार खा जाते हैं। हम कहते हैं यार ये एथिक्स के बगैर जो है ना वो बिजनेस नहीं करना एथिक्स पे। लेकिन बताने का मकसद है कि बिजनेस तो थोड़ा सा कमर्शियल अंदाज में सोचता है। तो इस तरह का डाटा जिसमें पता लगे कि कौन किस प्रोडक्ट का कितना यूजर है, वो हर बिजनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने एक उस बिजनेस की एग्जांपल दी जो बहुत ज्यादा कमर्शियल नहीं है, बट स्टिल फॉर अस एक डाटा जो इतना रेलेवेंट हो वो बहुत कीमती है। तो फिर हमारी दुनिया में डाटा और तरीके से वो होता है। हम यहाँ क्रैश कोर्स करते हैं, बच्चों से कहते हैं आओ क्रैश कोर्स, तुम्हें क्रैश कोर्स में साथ डाटा देंगे वो सारा। तो बीएलडी में लास्ट टाइम 3 हमारे ग्रुप बन गए, 1000 बच्चों की उसमें लिमिट होती है, तो 3,000 नए बच्चे आ गए। तो वो जो लिंक पे क्लिक करके आ रहे थे उसमें हमारे दोस्तों के लोग भी आ गए, पड़ोसी कॉलेजेस के बंदे भी आ गए, कुछ और लोग भी आ गए, और आते साथ ही वो नंबर्स को जाके कॉपी करके और उन सारों पे अपनी मार्केटिंग चलानी शुरू कर दी कि ये 3,000 नया बच्चा है जो हमारे रिकॉर्ड में नहीं आ रहा था। तो फिर दुनिया में ऐसा भी चलता है। तो ये तो खैर ये सब जो हो रहा है वो अनएथिकल प्रैक्टिस है, जिस भी तरीके से हो रहा है। बट कंसिडर करें कि फेसबुक का यार मुझे 15 लाख रुपए दो और मुझे बताओ तुमने एग्जैक्टली किसको पैगाम दिखाना है। तो हम कहेंगे 10,000 उन बच्चों को पैगाम दिखाना है जिन्होंने पीआरसी किया है। अब ढूंढोगे किसने पीआरसी किया है, और फेसबुक से ज्यादा अच्छा कोई ढूंढने वाला नहीं है जिसको ये तक पता है कि वो एफएससी के वक्त सोच रहा था सीए के बारे में। तो सीए की कौन कौन सी वेबसाइट उसने कहां क्लिक किया था। ये सारे डाटा बड़ी कीमती हैं, और जब ये बिग डाटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मौजूद होता है तो ये बिजनेसेस के लिए एक बहुत कमाल चीज बन जाता है। तो आज की दुनिया का जो हमारा अकाउंटेंट है वो अकाउंटेंट कम और डाटा एनालिटिक्स ज्यादा है। वो डाटा के पैटर्न्स को समझ के अगर उसकी मदद से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कोई हेल्प प्रोवाइड करे तो बड़ी जबरदस्त चीज है। अगेन आई के अपने फ्यूचर रेडी होकर डाटा एनालिटिक्स और एआई का कोर्स आपके सीए फाइनल के साथ लिंक कर दिया, जो लोगों को करते हुए बहुत उलझन हो रही होती है। लेकिन अगर उन्हें एक दफा समझ आ जाए ना कि डाटा से कैसे खेलना है तो वो उनको किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट से बहुत आगे पहुंचा दे।
कि वो फौरन से अपने इदारे को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। और ये स्किल डाटा की, कि डाटा के साथ आपको खेलना आता है, उसे माइन करना आता है, उसे एक्सट्रैक्ट करना आता है, उससे मीनिंगफुल रिजल्ट जनरेट करने आते हैं, आपको कहां से कहां ले जाए। तकरीर खत्म, वापस इधर आते हैं। ये सारी तकरीर का मकसद सिर्फ ये है कि आपके जहन में एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट बन जाए। तो पेपर में अगर लॉजिकल सवाल आ रहा हो तो आप उसको हर हिसाब से पकड़ लें। लेकिन आप एक जगह से मार खा सकते हैं जहां मैं मदद नहीं कर सकता। राइटिंग, वो राइटिंग जरूर, वो जब हम टेस्ट रखते हैं, जब हम कोई एक्टिविटी रखते हैं तो जरूर उसमें पार्टिसिपेट किया करें। अभी भी हमारे पास एक आखिरी एक्टिविटी इंशाल्लाह मई के मिड में आएगी, विच इज फुल लेंथ मॉक। जरूर देना आप लोगों ने, फिजिकल भी कंडक्ट हो रहा होगा, ऑनलाइन भी कंडक्ट हो रहा होगा। आए फुल फ्लैश पेपर को अटेम्प्ट करने का देखें कि आप टाइम मैनेज किस तरह से करते हैं। तो राइटिंग इज द थिंग जिसमें हम बस एक्टिविटी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप उस एक्टिविटी में आप नहीं आएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा बाद में उन सवालों पे तकरीर कर सकते हैं। डाटा सिक्योरिटी, तो डाटा प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी हमने एक और जगह दोनों का फर्क समझ लिया था, याद है? ये बड़ा फायदा है इन इंडस्ट्री में ना, कुछ ऐसे वो होंगे डायमेंशंस होंगी, या जो जिसको हम कहते हैं ना डिस्क्लोजर टॉपिक, जो तकरीबन मिलती जुलती बात कर रहे होंगे। तो हो सकता है जैसे ही आप डाटा सिक्योरिटी देखें तो आपके ध्यान में वो 3-4 बातें आना शुरू हो जाए। जैसे ही आप हार्डवेयर यूज या वाटर और एनर्जी देखें तो आपके ध्यान में वो 3-4 बातें। जब आप इंडस्ट्री देखेंगे तो इन इंडस्ट्रीज में 30% ओवरलैपिंग है, क्योंकि ज्यादातर जगह याद नहीं, वो जब हम स्कोप 1, 2, 3 देख रहे होते थे, कोई भी इंडस्ट्री पकड़ते थे तो आधी बातें तो मिलती जुलती होना शुरू हो जाती थी, अगर याद हो तो। ठीक है, एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट, इंक्लूजन एंड परफॉर्मेंस। कह दें कि आपने ऐसी बात नहीं सुनी कभी? सुनिए, कब सुनी थी? अभी पिछले वाली इंडस्ट्री में। प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये इसका मतलब ये स्पेसिफिक रूप हो गया जो हमें तमाम लोगों ने एक एक ऑप्शन देनी है। यहां से शुरू करेंगे और फिर इस साइड पे आएंगे। एक सवाल है जी, अब ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कर दी कि वाटर मैनेजमेंट को एग्जैक्टली इसमें क्यों डाला, बैंक में क्यों ना डाला। बैंक ने किसी और के सर्वर पे, किसी और से सर्वर की सारी सर्विसेज ली हुई थी, और ये ई कॉमर्स वाले अपना सर्वर बना रहे हैं। अगर ये एक इंटरमीडिएरी दराज है तो वो अपने सर्वर के साथ चल रहा है, यानी दैट इज क्रिएटर ऑफ द सर्वर, प्रोवाइडर ऑफ द सर्वर, और वो बैंक। जी, अब अगेन टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी सर्वर की इन्वॉल्वमेंट कुछ थी और कुछ नहीं थी, तो वहां पे भी हमने डाटा प्राइवेसी और इस तरह की चीजों की बात की थी। लेकिन एनर्जी के अंदर हमने थोड़े से स्कोप्स का जिक्र किया था, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल्स हम इस तक नहीं गए थे। लेकिन आप याद करें तो हमने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर लगने से रिलेटेड जो सारी चीजें थी हमने उसको कंप्यूट कर लिया था। तो यहाँ पे इसलिए क्योंकि इनका कोर वो सर्वर है, सर्वर नहीं है तो कहानी खत्म। बैंक सर्वर को टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है, तो हमारा फिजिकल कॉलेज सर्वर को टूल के तौर पर इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर कॉलेज हो ही 100% ऑनलाइन, तो जब हम एसबीआई के बना रहे होंगे चीजें, तो शायद सर्वर थोड़ा सा सेकेंडरी प्रेफरेंस होगा हमारे लिए डिस्क्लोज करते हुए। लेकिन नियर पीयर जब अपना बना रहा होगा, तो चूंकि वो खुद इटसेल्फ एक सर्वर है जो अपनी प्रोडक्ट भी दे रहा है, एसबीआई की प्रोडक्ट भी होस्ट करके रखा हुआ है। नियर पीयर में दो तरह की चीजें, नियर पीयर सीए का मतलब है नियर पीयर की अपनी प्रोडक्ट जो एडिट हुई हुई छोटी छोटी सी वीडियोस बनी हुई प्रोडक्ट है, और एक नियर पीयर ने हमें होस्टिंग प्रोवाइड की हुई है कि हम लोगों ने अपनी चीजें नियर पीयर के सर्वर्स पर रखी हुई है। हाँ जी, 5 डायमेंशंस और सुजू हम यहाँ से होने लगे थे। अपनी पसंद की एक डायमेंशन और अपनी पसंद की बात। नई बात करेंगे तो अच्छा लगेगा, पता लगा आपके इस पे बड़ी सारी बातें हुई हैं, बस मैं खेल जाऊंगा। इसी को देख रहे थे ना, ये मैंने नजरों का ताकुब किया। आप इसे देख रहे थे या अच्छा इसी को देख रहे थे? मैंने कहा हो सकता है इसे देख रहे हो। अच्छा जी, नहीं ठीक है, सही। अगर आप ये ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, आप अपनी पसंद को दोनों, आप दोनों को बता दें। चले, एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट, इंक्लूजन एंड परफॉर्मेंस में हम बता सकते हैं कि हमने एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव है वो कोई रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ। हम बता सकते हैं कि हमने एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस पे कोई इंसेंटिव रखा है या नहीं रखा। इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती है ना, जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे चल रही होती हैं, तो वहां हो सकता है कि आप उसको लिंक कर दें कि तुम जितने ऑर्डर डिलीवर करोगे तुम्हें इतना वो मिलेगा, जितना तुम्हारे डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे तुम्हें उसके साथ लिंक हो जाएगा। और उधर भी आप कुछ बताना चाह रहे थे। वो एनर्जी एंड वाटर मैनेजमेंट में जो सर्वर्स होते हैं उसमें ये होता है ना कि वो वाटर यूजेज होता है, सर्वर में जो वाटर यूज करना होता है, सर्वर को ठंडा रखने के लिए या सर्वर की एनर्जी को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो सस्ता तरीका है वो पानी है। लेकिन बहरहाल वो पानी उड़ेगा, वो आपने पानी, और अगर आप किसी ऐसे इलाके में जहाँ पहले पानी के मसले हैं, अब कराची में अगर सर्वर लगा दिया, अब ऑलरेडी वहाँ पे अच्छा खासा पानी का क्राइसिस है, समंदर का पानी रीयूज करने की ऑप्शन हमने अभी तक वहाँ एक्सप्लोर नहीं की, और उसके अलावा जो नहरी निज़ाम है वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन खत्म हो जाता है। तो कराची में तकरीबन आधे कराची को पानी पे करके खरीदना पड़ता है। हाथ धोने वाला पानी भी, नहाने वाला पानी भी पैसे दे के खरीदना पड़ता है। हम तो सिर्फ यहाँ पीने का मिनरल पानी पैसे देके वो करते हैं, और कहीं ना कहीं मतलब वासा मौजूद होता है जिसको हम पे कर रहे होते हैं, सीवरेज और पानी दोनों चीज़ों का। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को अपने घरों के नीचे बड़ी टंकी बनानी पड़ती है, फिर टैंकर आते हैं और फिर टैंकर वो टंकियाँ फिल करके जाते हैं, और टैंकर का अच्छा खासा पे कर रहे होते हैं आप, और पता लगता है 5-6 दिन में दोबारा से खाली हो गई टंकी। तो अब ऐसी जगह पे मतलब मकसद इस वक्त जो है सिर्फ ये बताना था, असल में यहाँ बैठे बैठे शायद आपको कुछ छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो नहीं समझ आएंगी। जब आपके पास खुला पानी है तो आपको नहीं पता लगेगा पानी कम होना कैसे कहते हैं। अब जब एक शहर में एक बहुत बड़े इलाके में कम पानी का मसला है और वहाँ एक बंदा सर्वर लगा के बैठ जाए और वो पानी चूसे जा रहा हो, तो फिर मसला होता है। इवन आपके लाहौर में थोड़ा सा बाहर निकले तो जो लोगों ने ट्यूबवेल लगाए हुए होते हैं, जो जमीन से भी पानी निकाल रहे होते हैं, या जो गवर्नमेंट का पानी भी यूज कर रहे होते हैं, उनकी टाइमलाइन डिफाइन करती है गवर्नमेंट, कंट्रोल करती है कि इस वक्त से इस वक्त तक ये वाले इलाके के लोग पानी यूज करेंगे, इस वक्त से इस वक्त तक, क्योंकि बहरहाल वो स्कार्स रिसोर्स है। आगे चलते हैं। हम जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है उसके लिए कितना कार्बन हमारा कार्बन फुटप्रिंट जाता है। पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो हमारी कार्बन फुटिंग्स हैं वो क्या है? डाटा सिक्योरिटी के लिए क्या पॉलिसीज आपने एस्टैब्लिश की हैं? डाटा सिक्योरिटी की हमारी क्या पॉलिसी एस्टैब्लिश हुई है? डाटा प्राइवेसी से रिलेटेड जो अकाउंट नंबर्स हमारे पास हैं वो कितने हैं, जो लोगों का डाटा हमारे पास है वो कैसे महफूज रहता है, वो हम उसमें से कितनी इंफॉर्मेशन अपनी ही टीम के भी किन किन लोगों से शेयर कर सकते हैं।
प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में ईवीज को इंकरेज किया जा सकता है, तो ये तो हो गई अप्रोच। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए हम कह सकते हैं कि हमारा 70% ऑफ द प्रोडक्ट्स उन गाड़ियों से जाता है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, और वो चार्ज होती हैं हमारे अपने सोलर वाले टर्मिनल से, जिसका मतलब है कि हमने उतने परसेंट तो दुनिया में से खराबी खत्म कर दी। चले पुरानी बता दें, कोई डाटा सिक्योरिटी पे बता दें, कोई पुरानी बात ही बता दें। ठीक है, उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि मेरा पॉइंट कवर हो जाए। जी, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड में हमें ये बताना चाहिए कि कोई ऐड एज जनरेटेड तो नहीं, अगर है तो किस हद तक। फॉर एग्जांपल आजकल फूड सेक्टर में दीपो गरीब एज जनरेटेड खाने की पिक्चर होती है, ऑर्डर करते हैं तो इसका मतलब है कि अगर लोगों को एड्स वगैरह देखें तो हमें जरूर बताना होगा कि ये जो एड है और जो असल प्रोडक्ट है ये डिफरेंट हो सकता है। तो हो सकता है ये भाई ने, इन्होंने कहा कि जी एक खूबसूरत सा बर्गर मुझे नजर आया, और जब मैंने ऑर्डर किया तो वो बड़ा बासी सा बर्गर था जिसमें गंदा था प्याज और गंदी सी पैटी रखी हुई थी। तो यस, ये इस तरह से होता है जी। कोवर्क स्पेस अवेलेबल है और इतनी खूबसूरत सी कुर्सियां होती हैं और जबरदस्त एक माहौल पूरा बना हुआ होता है। असल में जब जाके देखते हैं तो एक गंदा सा कमरा होता है जिसमें साइड में फट्टे लगे हुए होते हैं और उसके साथ बैठने की ऑप्शन होती है। तो अगेन, अगर एडवर्टाइजमेंट में कोई एआई यूज हो रहा है या एडवर्टाइजमेंट में कोई चीजें यूज हो रही हैं तो यस, दुनिया के स्टैंडर्ड है। अक्सर जगह इंटरनेशनल एड्स में और इंटरनेशनल ग्राफिक्स में वो कहते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट में अपीयर डिफरेंट। तो कई दफा आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो एथिकल हैं वो बताती हैं कि जो डिस्प्ले हो रहा है, एक्चुअल साइज, एक्चुअल कलर, एक्चुअल लुक ऑफ द प्रोडक्ट इससे स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है। रेड बुल के ऊपर वो जो रेड बुल गिव यू विंग्स, ठीक है, तो जिसके बाद उन्हें विंग्स के वर्ड को बदलना पड़ा। अब वो विंग्स नहीं देता, वो विंग्स देता है। तो पहले उन्होंने कहा था रेड बुल गिव यू विंग, तो वो एक बंदे ने लीगल केस कर दिया था गालबन की जी वो मैंने रेड बुल पिया लेकिन पर तो निकले नहीं। तो फिर उसके बाद उन्होंने विंग को बदला और उसको विंग कर दिया, क्योंकि हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब एक अलग तरह की एनर्जी है, तो ताकि उनको लीगल केस ना हो। इन्होंने कहा कि एनएन ने सूफी के ऊपर भी केस किया था। वॉल्स की आइसक्रीम उसका वो कि ये डेयरी है, जबकि वो उन्होंने कहा ये डेयरी तो है नहीं, तो फ्रोजन डेजर्ट है। ये तो इस तरह की चीज़ है। सबसे मजे का नाम तो है सबरोसो का, एक ब्रांड सबरोसो। अब सराइकी ज़बान में जो है ना, इसका मतलब है सारे रोएंगे, सबरोसो, ठीक है। जो हमसे चीज़ खरीदेगा सारे रोएंगे, तो वो मतलब ठीक है, तो वो मतलब है तो एक डिफरेंट बात है ना। तो वो सराइकी बंदों को बताएं कि भैया सबरोसो, ये सबरोसो का मतलब कुछ और है, ये कंबाइंड वर्ड है सबरोसो, तो वो सारे रोएंगे नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। तो वो जिस तरह से फिर वो उसका भी हुआ था, स्टारबक्स वाला भी, स्टारबक्स कराची वाला, जिसने कहा था कि मेरे नाम को स्टारबक्स इस्तेमाल करके पाकिस्तान में आउटलेट खोलने का सोच रहा है। और कहा यह जाता है कि वो जीत भी गया, कहा जाता है। अगेन मैं इसकी बहुत ज्यादा एक्यूरेसी तक नहीं गया हूँ, लेकिन कहा जाता है कि उसने ये साबित कर दिया था कि जी मैं स्टारबक्स हूँ और मैं बर्गर्स बेचता हूँ। तो ये इंटरनेशनल कोई बॉडी पाकिस्तान आके मेरे नाम से मिलते जुलता नाम इस्तेमाल कर रही है, स्टारबक्स। तो ऐसा भी होता है, दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। मुल्कों में बड़े बड़े केस होते हैं, हमारे यहाँ तो वो अदालत का निजाम जरा थोड़ा ज़्यादा पेचीदा है, लेकिन दुनिया तो बड़े अजीब केसेस करती है। कहाँ तक पहुंचे थे वो भाई सोच रहे थे। प्रोडक्ट पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारी कितनी रिटर्न्स हुई और रिटर्न्स पे हमारी कॉस्ट या एनर्जी या व्हाटसएवर हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो कितने लगे, ठीक है। रिटर्न पॉलिसी क्या है, मतलब साथ देना कब देना, किस हिसाब से हमारी रिटर्न पॉलिसी क्या है और उसके पीछे कौन कौन से लेजिटिमेट रीजंस अलाउड हैं। हम किस टाइप की एनर्जी यूज कर रहे हैं, हम किस तरह की एनर्जी यूज कर रहे हैं, ग्रिड की है, सोलर की है, रिन्यूएबल है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, उसकी परसेंटेज बता दी जाए। तो आपने एक ज्यादा पॉइंट नहीं सोचे हुए थे, तो ऐसे तो नहीं होगा। पेपर में तो भाई साथ नहीं बैठे हुए होंगे, पेपर में आपने अकेले ने सोचना होगा सारा। सोचें, जो हमारी प्रोडक्ट अभी तक टूट जाती है तो उसका हम रिन्यूएबल करते हैं या प्लेस करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट टूटी हमारे पास वापस आई, अब हमने तो नई प्रोडक्ट दे दी, जो टूटी हुई प्रोडक्ट हमारे पास आई, हमने उसके साथ क्या किया, वो जो जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कहा था कि हम इतने परसेंट दोबारा से यूज करते हैं, हम जो यूज करते हैं उसमें इतने परसेंट दोबारा से बिकता है, तो इस तरह की कोई बात। सर हमने अगर आपकी फॉर एग्जांपल है कि हम वो अब उन्होंने चेक कर दी है चीज़ में कि कस्टमर करते हैं ऑर्डर आते हैं कस्टमर के, तो वो सप्लायर को कैसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और अगर सप्लायर फेक प्रोडक्ट्स भेज रहा है या फ्रॉड वगैरह में इन्वॉल्व है तो वो कस्टमर को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो ये पॉलिसी अगर कस्टमर ने फ्रॉड किया है तो सप्लायर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, सप्लायर ने फ्रॉड किया है तो कस्टमर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हो जाएंगे। क्या आप ये बताएंगे कि हमारे यहाँ इस तरह के चोरी चकारी फ्रॉड और इस तरह के केसेस उनको डील करने का क्या मैकेनिज्म है। प्रोडक्ट की डिलीवरी में या उसकी जो पैकिंग में मटेरियल यूज हो रहा है वो किस किस्म का है, उसके ऊपर बात की जा सकती है। हम अपने रेवेन्यूज का या अपने प्रॉफिट्स का कितने परसेंट री इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। हाँ, ये फॉल्ट कहाँ करेगा, एक मिनट कहाँ डालेंगे इसे। आपने बात तो बड़ी मजे की कर दी, लेकिन हम तो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे चल रहे हैं। जी बता दें, डाटा प्राइवेसी बता दें। ये कह सकते हैं कि हम यूजर के डाटा को ज्यादा ऊपर रखते हैं, उसकी प्राइवेसी को या उसके सेल को फर्दर जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी हमको हम यूजर को अगर बेच भी रहे हैं तो उसके जो रेवेन्यू हमें आ रहा है उससे हम यूजर को कितना फायदा देंगे। आप किसी तरह से यूजर के साथ ये डील कर लेंगे, ठीक है, तुम्हारा डाटा हम देंगे और वो डाटा जिसको भी जाएगा तो उसका शेयर चला जाएगा, वो चाहे बहुत छोटा सा शेयर हो, वो शायद कुछ फ्री कॉइन हो। आप कहें जो डाटा जो हमारे कस्टमर्स ये अलाउ करते हैं कि उनका डाटा फॉर मार्केटिंग पर्पसेस यूज किया जाए, हम उनको फ्रीक्वेंटली फ्री कॉइन्स देंगे जो अगली परचेज में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कस्टमर कहेगा कि मेरा कितना को प्राइवेट डाटा और मतलब मेरी बाइंग का अगर 500 लोगों को पता भी लग जाए तो मेरा जा क्या रहा है, और अगर मुझे को 30-40 कॉइन मिल जाए और उसमें 25 रुपए भी बच जाए तो क्या बुरा है।
इन्होंने कहा दराज जो है वो आपको रिव्यू देने पे कॉइंस देता है। अब ये फायदा होता है क्लास में जब ज्यादा लोग होते हैं तो हर कोई डिफरेंट तरह की बात शेयर करता है, क्योंकि हर किसी के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो अब ये मेरे लिए नई बात थी कि वो रिव्यू शेयर करने पे आपको पॉइंट्स दे रहा है, और पॉइंट्स फिर आगे किसी तरह से रिडीमेबल होते होंगे किसी ना किसी फॉर्म में। जी प्रोडक्ट पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पैकिंग के लिए हम ऐसा मेटेरियल यूज करते हैं जो रिसाइकल हो सकता है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो हम कैश ऑन डिलीवरी की बजाय ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करते हैं उसकी, ठीक है। उससे फायदा ये होता है कि फाइनेंस एक्ट 2025 को मद्देनजर रखते हुए एक तो कस्टमर को ये होता है कि 2% फाइनल टैक्स देने के बजाय 1% देना पड़ता है, ठीक है। पेपरलेस भी हम हो रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट होगी, और गवर्नमेंट की जो है ना वो टैक्स चोरी की बचत। इन्होंने कहा जी हमने जो है इसमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में हमारी वो जो मटेरियल यूज होता है वो किस तरह का है, और दूसरा उन्होंने एक एलिमेंट आइडेंटिफाई किया कि जो हम जब स्पेसिफिकली बात करते हैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो लोग ऑनलाइन पे करें उनको फाइनल टैक्स 1% पड़े, और जो कैश में पे करे उसको टैक्स ज्यादा हो। तो हम एनकरेज करें कि लोग जो है वो बैंकिंग चैनल से पे करें ताकि मुल्क की इकोनॉमी में डॉक्यूमेंटेड तरीके से भी चीजें जाएं, लोगों को पैसे भी कम पड़े और वो एक निजाम भी अच्छे तरीके से चले। इन्होंने कहा जी वो एफएमसीजी में तो 0.25 तक चीज चली जाती है, और ऐसे में पर देखें तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज वगैरह में भी अचानक से जज्बाती होकर कहते हैं जी टैक्स फ्री है या 1% है। लोग जब जज्बाती होकर वहां जाते हैं तो पता लगता है नहीं उस तरह की कंपनी रजिस्टर करानी थी और उसमें उस तरह का काम करना था, तो फिर आपको ये बेनिफिट मिलने थे। तो इतने तो वो सियाने बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के आपको पकड़ लेते हैं। लेकिन मतलब इसमें अगेन इमरान खान हुकूमत का एक बड़ा मजेदार इनिशिएटिव था कि जो रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाएं और जो कार्ड से पे करेंगे तो उनको 5% सेल्स टैक्स पड़ेगा, और जो कैश में करेगा उसे 16%। अब होता ये था कि लोग आते थे कैश में पे करते थे, वो रेस्टोरेंट आधा रिपोर्ट करते थे आधा नहीं करते थे। तो अब जब कस्टमर को पता है कि उसे 11% का ऑफ मिलने वाला है तो वो कहेगा मैं तो कार्ड से करूंगा, उसकी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी बला से कि वो कैश दे या कार्ड से देना उसके लिए आसान भी है, उसको कैश कैरी भी नहीं करना पड़ेगा, उसको सस्ता भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम उतना डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो ये बड़ा मजेदार इनिशिएटिव था जो कि फिर नई गवर्नमेंट ने भी पुराने उनके इनिशिएटिव खत्म किए सो किए, लेकिन इस तरह का इनिशिएटिव जो अच्छा था जिससे फायदा हो रहा था उसे कंटिन्यू रखा। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव हर जगह पे होने चाहिए जिसमें आप ये पेपरलेस बाइंग को या इलेक्ट्रॉनिक करेंसी की मूवमेंट को ज्यादा बेहतर तरीके से वो करें। कार्ड्स के डिस्काउंट अलग अलग, अब ये बेसिकली गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती होगी, भाई ये एक बैंक क्यों इतना ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, अब वो डिस्काउंट या वो कंपनी या वो बैंक या दोनों मिलकर डिवाइड करेंगे। तो हो सकता है कोई तीसरा गवर्नमेंट भी हो कि गवर्नमेंट ने कहा कि कार्ड्स की तरफ आप लोगों को एनकरेज करें, इतने % जो है वो हम कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई सब्सिडी दे दें, कोई उन बैंकों को या उन इंस्टीट्यूशंस को बेनिफिट दे दे, तो हो सकता है कि वहां से चला आ रहा हो और आहिस्ता आहिस्ता सबको फायदा हो। तो जी अब अगेन उन्होंने कही कार्ड वाली बात, असल में तो हमारी बात होना शुरू हो गई थी, हम तो कहां तक पहुंचे थे, आखिरी भाई रह गए या दोनों हो गए? रह गए, बताएं। डाटा सिक्योरिटी में कि हमारी वेबसाइट पे कस्टमर जो पे कर रहा है अपने जो कार्ड की डिटेल्स कर रहा है वो पेमेंट टर्मिनल के साथ सिक्योर है, वो पेमेंट टर्मिनल जो हमारे साथ अटैच है वो किस हद तक सिक्योर है, क्या वो हमारे अपने बनाए हुए हैं या वो हम उसमें इवन अपने सर्वर्स के बाद भी कंपनियां डरती हैं और पेमेंट के लिए वो एक एक्सटर्नल गेटवे यूज कर रहे होते हैं, जो नहीं इवन बड़ी बड़ी वेबसाइट बड़ी बड़ी एयरलाइंस की वेबसाइट भी उनका पेमेंट का गेटवे साइट पे चला जाता है और एक और कंपनी से डील कर रही होती है, क्योंकि ये सुपर सेंसिटिव बात है कि वो अगर किसी के कार्ड की डिटेल किसी तक पहुंच गई तो इसका मतलब है कि उसका लाखों करोड़ों रुपया हवा में। ट्रेनिंग्स को टेंशन नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए आपके जाया हो सकते हैं, क्योंकि आपने तो जैसे ही पैसे आए आपने मैक्सिमम निकाल लिया, जो 500 से नीचे रह गए जो नहीं निकल सकते थे बस वो दाव पे लगते हैं। सुकून है, मतलब जो है ना सादगी के अपने मजे हैं। इन्होंने कहा वो जो सालाना चार्जेस कट जाते हैं ना कार्ड के वो अचानक से कटते हैं, पता भी नहीं लगता, वो इस महीने कटने थे, इससे पहले मैं बैंक अकाउंट बंद करा देता। ले जी अब ऑफिशियली इनसे पूछते हैं भाई इनके पास क्या है, हमने तो बहुत ज्यादा पहाड़ बिल्ड कर लिया इन्फॉर्मेशन का, अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या बता रहा है, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी और वाटर मैनेजमेंट में आपने गीगा जूल्स में बताना है कि आपने टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम की, इसमें ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी का कितना शेयर था और रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का कितना शेयर था, वाटर विड्रॉ कितना किया, क्यूबिक मीटर्स, थाउजेंड्स ऑफ क्यूबिक मीटर इसका वो मेजरमेंट स्केल है, कितना वाटर विड्रॉ किया कितना कंज्यूम किया, दोनों में फर्क है। पानी आपने किसी पानी के सोर्स से कितना लेके अपने पास आए और फिर आपके सारे ऑपरेशन में कितना कंज्यूम हुआ, हाई वाटर स्ट्रेस रीजन में उसकी क्या परसेंटेज थी और उसकी कंजम्पशन की क्या परसेंटेज थी, तो विड्रॉन और कंज्यूम, और फिर उसमें से कितना परसेंटेज, यानी कि अगर आपके फर्स्ट करें 5 जगह पे सर्वर है और उनमें से एक ऐसा सर्वर है जो हाई वाटर स्ट्रेस एरिया में है, तो वो जरा ज्यादा खतरनाक बात है क्योंकि उधर ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस है, और जहां पे पानी खुला अवेलेबल है वो बहुत ज्यादा इतनी परेशानी की बात नहीं है। तो टोटल भी बताएं और हाई वाटर स्ट्रेस रीजन के बारे में बताएं। जी अब अगेन ये आपके हिसाब से है ना, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल 1000 फर्स्ट करें, इस यूनिट को कर लेते हैं जी, 1000 था, उसमें से 100 था हाई वाटर स्ट्रेस रीजन में, तो अब आप कह देंगे कि हमारा 10% हाई जोन, यानी कि हमारे टोटल वाटर विड्रॉल का 10% जो है वो उन इलाकों में है जहां पे ज्यादा पानी के मसले थे, तो वो इस तरह से परसेंटेज में बता दिया। फिर डाटा सेंटर की स्ट्रेटेजी क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर को डाटा सेंटर की प्लानिंग में हम कितना काउंट करते हैं, हमारे डाटा सेंटर्स किन जोन्स में है, और अगेन आप याद करें तो हम S1 S2 के सवालों में अक्सर देखते थे कि उनका कोई ना कोई लोकेशन बिल्कुल हाई वाटर लेवल्स के आसपास होता था, रेजिंग सी लेवल के आसपास होता था या बहुत हीट वाली जगह पे होता था, तो ऐसे में हमारी क्या प्लानिंग है, हमारे क्या फैक्टर्स होते हैं। एक डायमेंशन डाटा प्राइवेसी एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड से रिलेटेड तकरीबन ये वही बातें जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। हमने एक और इंडस्ट्री में इसी तरह की डायमेंशन में देखा था कि जो यूजर का डाटा यूज सेकेंडरी पर्पसेस के लिए हुआ है, एक तो प्राइमरी पर्पस है ना कि हमने उसे चीज बेचनी थी, सेकेंडरी पर्पस हमने वो डाटा कितना आगे दिया, उस पे आगे क्या हमारे वो थे, तो नंबर ऑफ यूजर्स जो इससे इंपैक्ट हुए वो, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट पे हमारी क्या पॉलिसीज थी, और यूजर प्राइवेसी प्रैक्टिसेस की हम डिस्क्रिप्शन दें कि हम अपने यूजर की प्राइवेसी को कैसे इंश्योर करते हैं, और अगर फर्स्ट करें हम उसका डाटा किसी को ट्रांसफर कर भी रहे हैं तो हम कितना करते हैं और कितना नहीं करते। असूलन तो यूजर का डाटा किसी को देना चाहिए ही नहीं, लेकिन ये इतनी लुक्रेटिव चीज है
जिसके पास डाटा है तो वो कहता है एक फायदा तो मैंने इससे उठा लिया कि मैंने इसको जूता बेच लिया। दूसरा, ये जो इसने जूता खरीदा है, ये वाली ट्रांजैक्शन या इस बंदे का प्रेफरेंस ये इतना कीमती है कि दुनिया इसके पैसे देने को तैयार है। तो ये एडवर्टाइजमेंट की इस वक्त जो सारी दुनिया चल रही है वो सब डाटा पे चल रही है, क्योंकि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट हो रही है, मेटा इन्वॉल्व हो जाता है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व होते हैं और फिर वो अपने बिलियंस ऑफ डाटा के अंदर चीजों को लेके चलते हैं। बड़े जबरदस्त फ्रेमवर्क बनाए हुए हैं। वो एआई जिससे हम छोटे मोटे काम करवाते हैं, अगली दुनिया उससे डाटा की रीजनिंग समझ रही होती है। खैर, अगर सब्जेक्ट कुछ और होता तो हम बिग डाटा के ऊपर बात करते। एसपीएम बड़ा प्यारा पेपर होता था, मर गया, उसमें ऐसी बातें होती थी। डाटा सिक्योरिटी, अगेन तकरीबन इस तरह की बात हमने फिर किसी और इंडस्ट्री में किसी और उसमें भी देख ली हुई थी कि डाटा सिक्योरिटी के रिस्क को आइडेंटिफाई करने की हमारी क्या अप्रोचेज हैं, एड्रेस करने की क्या अप्रोचेज हैं, नंबर ऑफ डाटा ब्रीचेस कितनी हुई, उसमें पर्सनल डाटा ब्रीचेस कितनी है, कितने नंबर ऑफ यूजर्स अफेक्ट हुए और करेक्टिव एक्शन हमने ब्रीचेस के बाद क्या लिए। तो अच्छी बात यह है कि हमारे इंडस्ट्री में अगर कोई मिलती जुलती बात होगी तो एक सिमिलर इन्फॉर्मेशन सेट दूसरी तरफ भी आपको नजर आ रहा होता है। एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट, इंक्लूजन, परफॉर्मेंस, अगेन एम्प्लॉय एंगेजमेंट की क्या परसेंटेज है, ये जो हमने बात की थी उधर डिटेल से, सर्वे और वो फलाना फलाना। टर्नओवर, वॉलंटरी कितना है, वॉलंटरी उधर हमने एक्सप्लेन भी किया था कि वॉलंटरी से क्या मुराद है, वॉलंटरी से। देन रिप्रेजेंटेशन, आपके एग्जेक्टिव्स में जेंडर की क्या रिप्रेजेंटेशन है, एग्जेक्टिव में डिफरेंट तरह की डाइवर्सिटी क्या है, नॉन एग्जेक्टिव में क्या है, उसमें डिफरेंट तरह की डाइवर्सिटी क्या है, जो हमने कहा था अलग अलग डाइवर्स जो ग्रुप्स हैं। टेक्निकल एम्प्लॉइज में कितनी है, अदर एम्प्लॉइज में कितनी है, कितने ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनको आपने अपने पास रखने के लिए वर्क वीजेज वगैरह दिए हैं या जिनके वर्क वीजा की प्रोसेसिंग आप कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल इदारे की बात हो रही है। अब ज़ाहिर है दुबई में अगर एक इदारा बैठा हुआ है और 20 मुल्कों के लोग वहाँ काम कर रहे हैं तो उन 20 मुल्कों के लोगों का वर्क वीजा वो वाली कंपनी उसको प्रोसेस करवा रही है। तो शायद ये भी अब आपके लिए बताना जरूरी हो जाएगा कि आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट उसमें कितने लोग हैं जो वर्क वीजा पे आपके पास हैं और उनमें से कितनों को आप किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी जो शिपमेंट है उसके ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट्स वगैरह, अगर आपको पता है ग्रीन हाउस गैस में फिर हमारे पास स्कोप 1, 2, 3 वो सारी बातें आ जाती हैं, तो आप वो और डिलीवरी इंपैक्ट स्ट्रेटेजीज जिससे हम अपने डिलीवरी के इंपैक्ट्स को कम करें, जिसमें हम अपनी फिजिकल मूवमेंट को कम करें, जिसमें हम थोड़ा सा चीज़ों को इस तरह से करें कि हमें ज़्यादा उस तरह से ना करना पड़े। तो फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि हमने अपने बच्चों को एनकरेज किया कि आप कॉलेज से किताब ले लें ताकि उनके अगर हम घर डिलीवर करें तो उसके ऊपर वो जो डिलीवरी की जो ताबकारी असरात थे, क्योंकि वो पैसे ना हमारे पास आने ना बच्चे के पास, वो किसी थर्ड पर्सन को चले जाने हैं। तो अच्छा हो कि अगर बच्चा अगर यहाँ आसपास से गुजर रहा है तो आए और फिजिकल किताब उठाए, अपने 200 रुपये बचाए और वो एक्स्ट्रा पेट्रोल, एक्स्ट्रा फ्यूल, एक्स्ट्रा सारी हसल और जो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं थी वो भी बच जाए। तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्री वाली गेम आपको समझ आ गई है। तो अगले हफ्ते इसी तरह से हम 4 और इंडस्ट्रियां पकड़ेंगे। हर सेशन में इंशाल्लाह ताला पहले इंडस्ट्री पे डिस्कशन करेंगे, फिर आपसे पॉइंट्स लेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा जो रेगुलेटेड फ्रेमवर्क है उसने हमें क्या बताया कि कौन कौन सी चीज़ बतानी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। थ्रू आउट इन सारी जगह पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात या जो फाइनेंस वाली साइड है उसकी बात कम की गई है, क्योंकि S1 वगैरह की जो असम्पशन है वो ये है कि आपका फाइनेंशियल डाटा तो होता है, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डाटा। तो ये इस वक्त थ्रू आउट हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड में क्लाइमेट वाले ने सिर्फ फिजिकल की बात की थी और ये इस वक्त हमारा एनवायरमेंट और सोशल इस पे ज्यादा बात कर रहे हैं। एज्यूमिंग के अकाउंटिंग और रुपए पैसों की बातें तो किसी और जगह हो रही होंगी, यानी हमारी असम्पशन ये है कि देयर इज सम बिगर डाटा जिसमें फाइनेंशियल डाटा है और ये सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डाटा है। तो S1 ने कहा था सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डाटा में 4 बातें बताओ, फिर उसने कहा था कि मैट्रिसेस के अंदर जिधर ये स्टैंडर्ड्स मिल जाए इनको फॉलो करो, जहां ना मिले तो इनको गाइडेंस के लिए फॉलो करके अपने तौर पर भी रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन वो कुछ जुमले हमने उस वक्त रोक लिए थे क्योंकि तब तक हमने SASB के स्टैंडर्ड नहीं देखे थे। तो मैंने आपको बताया कि हमने बाय द एंड ऑफ सेशन एक दफा S1 को फिर से देखना है फुल फ्लेज लेवल पे, एप्लीकेशन पे राज समेत। डन, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।